हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है हिंदी मीडियम की, उसके अंदर अध्याय 17 कर रहे हैं ऊर्जा संसाधन। तो आज जो इसके अंदर अपने टॉपिक जो करना है ऊर्जा संसाधन के अंदर, वो करेंगे आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा, जो आणविक ऊर्जा है, इस आणविक ऊर्जा से संबंधित जो अपना ये अध्याय है वो चलेगा। देखिए, आणविक ऊर्जा की बात करें तो देश के अंदर जो ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग थी और सीमित संसाधन जो थे, उन सीमित संसाधनों को देखते हुए जो ये आणविक ऊर्जा है, इस आणविक ऊर्जा का विकास किया। इसको परमाणु ऊर्जा भी बोल देते हैं। आणविक ऊर्जा को भी परमाणु ऊर्जा का विकास किया गया, क्योंकि संसाधन सीमित जब होते हैं तो उनसे एक हद तक ही अपने कुछ उत्पादन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। और जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने के कारण कोई दूसरा जो प्रतिस्थापन है वो देखा जाता है ऊर्जा का। तो उसी प्रकार से ये जो ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा, इसका प्रतिस्थापन के रूप में वर्क जो है वो स्टार्ट किया गया, कार्य जो है वो स्टार्ट किया गया। परमाणु ऊर्जा का विकास जो है वो किया गया। यह ऊर्जा जो होती है, परमाणु ऊर्जा जो होती है, यह ऊर्जा रेडियोधर्मी जो अपने परमाणु होते हैं, उन रेडियोधर्मी परमाणुओं के विखंडन से प्राप्त होती है। परमाणु होंगे रेडियोधर्मी, उन रेडियोधर्मी परमाणुओं का विखंडन किया जाएगा और विखंडन करने से प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक विखंडन जो होता है वो जटिल व खर्चीला होता है। प्राकृतिक जो विखंडन इनका किया जाएगा वो काफी जटिल होता है और खर्चीला भी बढ़ता रहता है इसके साथ, परंतु इससे पर्याप्त जो विद्युत होती है ना, वो सस्ती पड़ती है। भी ये जो परमाणु है, इन परमाणुओं से जो ऊर्जा बनेगी, विद्युत बनेगी, वो विद्युत बनाना सस्ता है, सस्ता पड़ता है विद्युत का निर्माण करना इससे, विखंडन से। देखिए कैसे बनता है। भी 1 किलोग्राम जो यूरेनियम होता है, सिंपल सा समझ लेते हैं। भी 1 किलोग्राम यूरेनियम है। अब 1 किलोग्राम यूरेनियम से जितनी विद्युत उत्पन्न होती है उतनी विद्युत को उत्पन्न करने के लिए, भी जितनी विद्युत पैदा की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, उतने के लिए अपने को कोयले की कितनी आवश्यकता होगी वो देखते हैं। तो उतने के लिए कोयले की अपने को आवश्यकता होगी 20 से लेके 25 लाख किलोग्राम। तो देखिए, अब यहां तो 20 से 25 लाख किलोग्राम कोयला लगेगा, भी मान लीजिए इससे जो जितना उत्पन्न हुआ विद्युत का, और यहां सिर्फ क्या लग रहा है, 1 किलोग्राम जो है यूरेनियम लग रहा है। यहां तो 1 किलोग्राम यूरेनियम लग रहा है और यहां 20 से 25 लाख किलोग्राम जो है कोयला लग रहा है, उतना ही उत्पादन करने के लिए। भी 1 किलोग्राम से जितनी विद्युत हुई उतना 20 से 25 लाख कोयले से उत्पादन होगा। तो ये अपने जब दिखता है, भी पता लग रहा है यहाँ भी कोयले की जो आवश्यकता है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन परमाणु जो है उससे अपने ऊर्जा कम में बढ़ रही है, कम परमाणुओं से। तो देखिए, यह जो ऊर्जा है इसका विकास किया गया। भारत में परमाणु ऊर्जा का जो विकास है वो विकास अन्य देशों की तुलना में काफी हद तक कम है। देश में जो कुल ऊर्जा अपने उत्पादन होता है विद्युत का, उस कुल ऊर्जा उत्पादन में 3% उत्पादन परमाणु ऊर्जा का आता है। 3% उत्पादन जो है वो परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। अपने देश के परमाणु विकास के लिए 1954 में, यानी परमाणु विकास करने के लिए 1954 के अंदर 1954 के अंदर परमाणु ऊर्जा विभाग जो है, परमाणु ऊर्जा विभाग जो है इसकी स्थापना की गई 1954 में। क्यों की गई? परमाणु ऊर्जा के विकास करने के लिए। अब ये तो परमाणु के बारे में परिचय हो गया। अभी आणविक ऊर्जा जो है वो क्या है, कैसे है, किस प्रकार से बनती है।
अब आगे इसमें आएगा परमाणु ऊर्जा के स्रोत क्या है। परमाणु ऊर्जा जो है उस परमाणु ऊर्जा के या परमाणु शक्ति के स्रोत क्या हैं। परमाणु शक्ति के स्रोत, परमाणु शक्ति के स्रोत क्या है। तो देखिए परमाणु शक्ति के लिए जो रेडियोधर्मिता युक्त विशिष्ट प्रकार के खनिज जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ये खनिज कौन से हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम है, थोरियम है, बेरेलियम, इल्मेनाइट, जिरकन, ग्रेफाइट, ठीक है। जिरकन है, ग्रेफाइट, जिरकन, ग्रेफाइट एटसेट्रा जो है इनका उपयोग करके जो है उपयोग कर अपने परमाणु शक्ति जो है उसका उत्पादन किया जाता है। अब ये खनिज जो हैं जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, इल्मेनाइट है, जिरकन है, ग्रेफाइट है, इनका जो विवरण है या इनकी जो उपलब्धि है उस उपलब्धि के आधार पर अपने इनका विवरण कर सकते हैं। आगे यूरेनियम कहाँ से मिलता है, बेरिलियम कहाँ से मिलता है, थोरियम कहाँ से मिलता है, इनके बारे में अपने वर्णन कर सकते हैं। तो अब पहले जैसे यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम जो है ये कहाँ से मिलता है। तो यूरेनियम जो है वो बिहार के सिंह भूमि, एक तो बिहार की सिंह भूमि जो है उस सिंह भूमि में मिलता है, और राजस्थान की सिंह भूमि और राजस्थान की धारवाड़ व आर्कियन चट्टानों में, ठीक है। फिर राजस्थान की धारवाड़ और जो अपने आर्कियन चट्टाने हैं उन आर्कियन चट्टानों में मिलता है। आंध्र प्रदेश के नेलोर, आंध्र प्रदेश के नेलोर में भी, आंध्र प्रदेश का जो नेलोर है उस नेलोर क्षेत्र में भी ये अपने मिलता है। इसके अलावा अपने इसकी बात करें तो केरल का जो समुद्र तटीय भाग है उस समुद्र तटीय भाग में मोनोजाइट निक्षेप पाए जाते हैं, उन मोनोजाइट निक्षेप में मिलता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, चमोली जो जिले हैं उन जिलों से भी जो चट्टानें हैं उन चट्टानों से भी ये प्राप्त किया जाता है यूरेनियम के बाद में दूसरा आता है थोरियम। थोरियम जो है, ये थोरियम जो है ये अपने केरल की जो समुद्र तटीय रेत है, केरल की समुद्र तटीय रेत जो है उसमें मिलता है। केरल की समुद्र तटीय रेत में 8 से 10% मात्रा में मिलता है, और बिहार की रेत में 10% तक मात्रा मिलती है इसकी। फिर केरल की जो समुद्र तटीय रेत में 8 से लेकर 10% तक इसकी मात्रा मिलती है, और बिहार की जो रेत है उस बिहार की रेत में 10% तक जो मोनोजाइट खनिज है वो प्राप्त किया जाता है। यानी यहाँ पे कौन सा खनिज होता है, 10% मोनोजाइट खनिज होता है प्राप्त, और ये मोनोजाइट जो खनिज है इससे थोरियम प्राप्त किया जाता है। फिर मोनोजाइट जो रेत है इस मोनोजाइट रेत से जो थोरियम है वो प्राप्त किया जाएगा। तो ये इस क्वांटिटी में मिलता है। तीसरा इसमें आता है इल्मेनाइट। थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, और 3 नंबर पे अपना आता है 3 नंबर पे आता है इल्मेनाइट।
इल्मेनाइट की देखिए अगर बात करें तो भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप यानी कन्याकुमारी का बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी जो है वहां कुमारी अंतरीप जो है, उस कुमारी अंतरीप पे नर्मदा नदी की एस्चुरी में नर्मदा नदी की एस्चुरी में महानदी का जो अपने डेल्टा है या महानदी की जो रेत है, उस महानदी की रेत से, महानदी की रेत से प्राप्त किया जाता है। महानदी की रेत जो है, उस महानदी की रेत से ये प्राप्त किया जाता है। केरल की जो रेत है, उस केरल की रेत में, केरल की रेत में, केरल की रेत में 93% तक इल्मेनाइट के भंडार उपलब्ध है। केरल की जो रेत है, उस केरल की रेत में 93% तक इल्मेनाइट मिलने की संभावना है, उसके भंडार में। ये हो गया इल्मेनाइट। इल्मेनाइट के बाद में आगे आता है बेरिलियम, बेरिलियम। इल्मेनाइट के बाद चौथा आता है बेरिलियम, बेरिलियम। अब बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम राजस्थान के अंदर मिलता है, राजस्थान, बिहार में, ये राजस्थान है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में जो अभ्रक खनन क्षेत्र है, उन अभ्रक खनन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है बेरिलियम। इसके बाद आता है जिरकन। इसके बाद आता है जिरकन। जिरकन जो है, इसकी अगर बात करें तो जिरकन जो है ये अपने को जो केरल की बालू रेत जो है, केरल की बालू रेत से ये प्राप्त किया जाता है, केरल की बालू रेत से जो जिरकन है वो प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है खनिज, इस खनिज की अगर बात करें तो ग्रेफाइट खनिज अपने कहां कहां मिलता है, तो ये उड़ीसा में मिलता है अपने को। उड़ीसा में एक तो मिलता है कालाहांडी, उड़ीसा का जिला है कालाहांडी, उस कालाहांडी जिला में मिलता है। दूसरा इसका जिला आता है उड़ीसा का गंजाम, गंजाम जिले में भी मिलता है, उड़ीसा के उड़ीसा का गंजाम जिला है, कोरापुट जिला है, इन जिलों में मिलता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वारंगल, आंध्र प्रदेश में वारंगल जिला जो है, इस वारंगल में मिलता है। विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम में मिलता है। पश्चिमी जो गोदावरी है, उस पश्चिमी गोदावरी में मिलता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में मैसूर है, कर्नाटक में मैसूर जिले में प्राप्त किया जाता है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर अपने जो जयपुर है, अजमेर है, वहां पर राजस्थान में जयपुर, अजमेर, वहां पर मिलता है। महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल जिले में, बिहार में भागलपुर जो जिला है, उस भागलपुर जिले से अपने प्राप्त किया जाता है। ग्रेफाइट जो है, इस ग्रेफाइट का कुल उत्पादन जो होता है, उस कुल उत्पादन का 50% जो है, ग्रेफाइट के कुल उत्पादन का 50% उड़ीसा से प्राप्त होता है। 50% तक जो ग्रेफाइट उत्पादन करता है वो उड़ीसा करता है। 20% जो उत्पादन इसका होता है वो होता है बिहार से,
बिहार से इसका उत्पादन होता है 20%। आंध्र प्रदेश से बात की जाए तो 18% उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से इसका उत्पादन होता है 18%। तो ये इसके उत्पादन जो विवरण है उत्पादन का वो है भी, जो अपने परमाणु शक्ति के स्रोत है उनका विवरण। इसके बाद अपने देखिए परमाणु शक्ति के स्रोत हो गए। अब परमाणु शक्ति के स्रोत के बाद में आगे आएगा परमाणु शक्ति का विकास। परमाणु शक्ति का जो विकास है वो कैसे हुआ, तो परमाणु शक्ति का विकास, परमाणु शक्ति का विकास। भारत में देखिए परमाणु जो कार्यक्रम है, इस परमाणु कार्यक्रम का शुभारंभ करता यानी किसका, परमाणु कार्यक्रम शुभारंभ करता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो हैं, होमी जहांगीर भाभा जो हैं, इनको माना जाता है। कहा जाता है भी भारत के अंदर जो परमाणु कार्यक्रम है, इस परमाणु कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया वो शुभारंभ किया गया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1948 में। इसके लिए विकास के लिए क्या किया गया, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापित हो गया। 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में स्थापित किया गया। 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में स्थापित किया गया विकास के लिए। 1967 में इसका नाम जो है ट्राम्बे वाले का, ये जो है ना ट्राम्बे वाला, इसको क्या किया गया, 1967 में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान कर दिया गया, या भाभा अनुसंधान केंद्र के नाम से इसको जाने लग गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है, इसके नाम से इसे जाना जाने लग गया, स्थापित किया गया, या इसका नाम जो है बदल कर ये कर दिया गया। इसके बाद अपनी बात आती है 1987 की। तो 1987 में भारतीय परमाणु निगम की स्थापना की गई। 1987 में भारतीय परमाणु निगम की स्थापना की गई 1987 के अंदर। तो इस प्रकार से ये किया गया। तो अब देखिए ये निगम की जो स्थापना हुई, इस निगम के अधिकृत 10 परमाणु शक्ति ग्रह जो है वो इसके अधीन आते हैं, और इन 10 शक्ति ग्रहों की कुल उत्पादन जो क्षमता मानी जाती है वो 2770 मेगावाट मानी जाती है। 2770 मेगावाट जो है माना जाता है। 2770 मेगावाट जो है ये ऊर्जा उत्पादन करती है। वर्तमान में अगर देश की बात करें तो 17 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं। 17 परमाणु रिएक्टर जो हैं वो संचालित हैं। ये 17 परमाणु जो रिएक्टर हैं ये संचालित होते हैं। तो इनसे जो अपने कुल उत्पादन होता है, परमाणु विद्युत उत्पादन जो है किया जाता है, इनसे विद्युत उत्पादन जो क्षमता है, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता इनकी वो 4800 मेगावाट है। 4800 मेगावाट मानी जाती है। 4800 मेगावाट जो है इससे उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से देश के अंदर परमाणु शक्ति का विकास किया। अब इसके बाद अपना अगला जो टॉपिक आता है इस लेसन में वो आता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन।
देखिए अपने जो ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है, तो भारत में परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो हैं उनके बारे में अपने अभी इस अध्याय में पढ़ा, इसके पीछे जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनके बारे में अपने पढ़ा, तो ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आते हैं। इसी प्रकार आगे अपने गैर ऊर्जा परंपरागत संसाधन आते हैं। परंपरागत संसाधन जो हैं वो देखिए अपने सीमित हैं, ये माना जाता है भाई जो सीमित हैं और सीमित होने के कारण समाप्त प्राय है, समाप्त भी जल्दी हो सकती हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये जो परंपरागत संसाधन होते हैं वे अधिक प्रदूषणकारी होते हैं, प्रदूषण उनसे ज्यादा होता है। इसलिए संपूर्ण विश्व और भारत जो है, तो ये ऊर्जा के जो नवीनीकरणीय या गैर परंपरागत जो संसाधन हैं उन संसाधनों के उपयोग पर अब बल दिया जा रहा है, उन संसाधनों का प्रयोग किया जाए। तो इन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए अपने भारत देश की अगर बात करें तो 1982 की बात है कि 1982 में ऊर्जा मंत्रालय जो है, उस ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग जो है, इस गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई ऊर्जा मंत्रालय के अधीन। कब? 1987 में। इसीलिए देखिए 1987 में ही बात आती है तो 1987 में जो विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक की सहायता से भारतीय जो नवीकरणीय विकास एजेंसी है उसकी भी स्थापना की गई 1987 के अंदर। विश्व बैंक के सहयोग से भारतीय नवीकरणीय भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी, भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी जो है, इस विकास एजेंसी का भी गठन किया गया 1987 में। इसके सहयोग से, विश्व बैंक की सहायता से या विश्व बैंक के सहयोग से। भारत में देखिए इस संस्था द्वारा जो अपने ऊर्जा उत्पादन जो है जिसके ऊपर उपयोग पर जोर दिया जा रहा है वो कौन कौन सी है, तो देखिए ये जो संस्था है, इस संस्था द्वारा भारत में जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, जैविक ऊर्जा है, महासागरीय ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, इन ऊर्जाओं का जो ये ऊर्जा है, इन ऊर्जा के विकास के लिए या इनके उपयोग पर जो है जोर दिया जा रहा है। अब अपने पढ़ेंगे विस्तार से पहले पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा की बात करें तो देखिए भारत जो है एक विशाल देश है और विशाल देश होने के कारण पवन ऊर्जा की कुल क्षमता 45,000 मेगावाट पाई जाती है। यानी यहां पर पवन ऊर्जा जो है उसकी संभावनाएं काफी मिलती हैं और संभावनाएं होने के कारण यहां पर 45,000 मेगावाट जो है उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा से जो विद्युत है उस विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है 45,000 मेगावाट जो है ऊर्जा का। तो अपने देखिए एशिया महाद्वीप का जो विशालतम पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन जो इकाई है 150 मेगावाट की, ठीक है, 150 मेगावाट की एशिया महाद्वीप की विशालतम इकाई है ये, एशिया महाद्वीप की विशालतम इकाई जो कितनी है 150 मेगावाट की है, 150 मेगावाट की है एशिया महाद्वीप की विशालतम इकाई। 150 मेगावाट की जो ये इकाई है इसकी उत्पादन क्षमता जो है, इस ये परियोजना जो है वो मुप्पडाल है, मुप्पडाल, ठीक है, मुप्पडाल
तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो मुप्पडाल तमिलनाडु में जो है वहां पर ये स्थापित की गई है। विशालतम इकाई एशिया की है ये। देश में जो पवन ऊर्जा है उस पवन ऊर्जा के उत्पादन में क्षेत्र में तमिलनाडु जो राज्य है इसका प्रथम स्थान आता है, क्योंकि तमिलनाडु राज्य के अंदर काफी मात्रा के अंदर जो पवन ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार आगे दूसरे नंबर पर अपने आती है, वो आती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा दूसरी आती है सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत जो है वो एक उष्ण कटिबंधीय देश है, उष्ण कटिबंधीय देश है। यहां पर देखिए सारे साल जो है वो सूर्य दिखाई देता है, मतलब ये है उष्ण कटिबंधीय का भी सारे साल जो है यहां पर सूर्य दिखाई देता है। अब सारे साल जब सूर्य दिखाई देगा तो सूर्य दिखाई देने के कारण जो सौर ऊर्जा है उस सौर ऊर्जा के उत्पादन की यहां पर अपार संभावनाएं पाई जाएंगी। अब देश के अधिकांश भाग जो हैं उन अधिकांश भागों में 300 से भी ज्यादा दिन जो आकाश है वो स्वच्छ रहता है, खुला आकाश रहता है और अच्छी धूप जो है वो प्राप्त होती है। यहां पर प्रति वर्ष अगर देखा जाए तो 5000 ट्रिलियन किलोवाट प्रति वर्ष अगर देखें भारत में तो 5000 ट्रिलियन किलोवाट जो है प्रतिदिन धूप प्राप्त होती है, प्रति घंटा जो है सूर्य से जो है विकिरण प्राप्त होती है, किलोवाट प्रति घंटा सूर्य से विकिरण प्राप्त होती है। अब सूर्य से इतनी विकिरण जब प्राप्त हो रही है तो यहां पर सौर ऊर्जा की काफी संभावनाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। तो सौर ऊर्जा से देखिए अपने पानी गर्म करना, फसलें पकाना, भोजन बनाना, विद्युत पंप चलाना, ठीक है, ये अपने कार्य कर सकते हैं। ऊर्जा जो मंत्रालय है उस ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम एवं सौर फोटोवोल्टिक जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। भारत में आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुपति बालाजी संस्थान जो है, इस संस्थान द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित भोजन बनाने की प्रणाली जो है वो शुरू की गई है अक्टूबर 2002 में। यहां प्रतिदिन 15,000 लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है इस प्रणाली के द्वारा। तो देखिए ये जो सौर ऊर्जा है इससे अपने उत्पादन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का वाणिज्यिक स्तर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्ष 2010 की अगर बात करें तो देश में 15 लाख वर्ग मीटर तक अपने सौर ऊर्जा संग्रहक क्षेत्र स्थापित किए गए थे, जिसकी 66.5 मेगावाट क्षमता की 1,38,000 फोटोवोल्टिक इकाइयां स्थापित की गई। वर्तमान में 60 शहरों के अंदर अपने देश के अंदर ऊर्जा जो सौर ऊर्जा जो नगर है उनके रूप में स्थापित किए गए हैं। तो अपने जो 13वीं पंचवर्षीय योजना है उस 13वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया है अभी 2022 तक अपने इसका जो उत्पादन है वो 20,000 मेगावाट किया जा सके सौर ऊर्जा का। तो ये अपने लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा के बाद में अगली जो अपने आती है वो आती है जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा जैविक ऊर्जा आती है। देखिए जैविक ऊर्जा जो है इस जैविक ऊर्जा के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाकर इनका उद्देश्य है भी जितनी भी जैविक सामग्रियां हैं उनका अधिकतम उपयोग कर या अपशिष्ट जो है उन अपशिष्टों से अपने ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। भारत सरकार ने 2016 तक अपने 16.5 मिलियन हेक्टेयर पर जेट्रोफा नामक फसल के रोपण का लक्ष्य रखा है, जिससे अपने ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार से जो कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको जैविक अपने उपयोग कर उनका लगा सकते हैं, जैसे अपने गोबर गैस संयंत्र लगाते हैं, कूड़ा करकट संयंत्र लगाते हैं, जिनसे बायोगैस वगैरह जो है इनका विकास होता है।
महानगरों में जो कूड़ा कचरा है उसका उपयोग कर अपने गैस उत्पादन में या ऊर्जा उत्पादन में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका उत्पादन किया जाता है जैविक ऊर्जा के विकास के अंतर्गत। और जैविक ऊर्जा के साथ ही अपना ये जो लेसन है वो भी कंप्लीट होता है। और अपने नेक्स्ट जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर नए लेसन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।